तो जनता का आदेश, जी हाँ, 2 राज्यों के लिए बहुत साख का सवाल। तमाम अतिथि हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। वैशाली तोमर जी हमारे साथ, राजेश यादव प्रवक्ता कांग्रेस, राकेश सिंह जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, आशुतोष शर्मा जी हमारे साथ बतौर राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हैं, चिराग सिंह जी भी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हैं, और इसी के साथ साथ सभी का बहुत स्वागत है। बीजेपी के पास आ जाती हूँ सीधे मैं। देखिए, उम्मीदें तो बहुत थी, खामियां भी बहुत थी। उन खामियों को क्या वक्त रहते दुरुस्त कर लिया जाता वैशाली जी, तो आज चीज़ें कुछ और। देखिए, मैं बीजेपी की कार्यकर्ता होने के नाते सबसे पहले तो इस बात का विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ कि जिस तरह के एग्जिट पोल आप दिखा रहे हैं वो सही हो सकते हैं। मेरे जैसे अन्य करोड़ों कार्यकर्ता के मन में अभी भी, जो चैनल देख रहे हैं, उनके मन में यही आस है कि ये सब कुछ चेंज होगा, ये चेंज होगा और बीजेपी तिबारा। वैशाली जी, जरा मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस बीच बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बता देते हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना नौशेरा से पीछे हैं, बिजबेहरा सीट से इल्तिजा मुफ्ती पीछे हैं, महबूबा मुफ्ती की बेटी है इल्तिजा मुफ्ती। तो फिलहाल देखिए, बिजबेहरा सीट को लेकर के जानकारी दे दें कि इससे पहले महबूबा मुफ्ती और साथ ही महबूबा मुफ्ती के पिता भी यहां से चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब उस विरासत को संभाल नहीं पा रही है। इल्तिजा मुफ्ती चुनावी मैदान में थी, ताल ठोकी थी, लेकिन फिलहाल बढ़त नहीं है, यानी वो इस सीट से अब तक के रुझानों में पीछे चल रही हैं। तो विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे, नहीं बढ़ा पाएंगे, उसके लिए भी इंतजार होगा। दूसरी तरफ हम बीजेपी का जिक्र करते हैं तो बीजेपी से रविंद्र रैना, जो सुबह तक अभी आगे चल रहे थे 8:30 बजे और 8:45 तक के समय में भी, तो अब यह अपडेट है कि वो 9:30 बजे के बाद जो रुझान आए उसमें रविंद्र रैना पीछे हो चुके हैं। और ऐसे में अब देखिए, इसीलिए हम इसको लेकर चर्चा भी कर रहे थे। वैशाली जी, अभी आप जिक्र कर रही थी बीजेपी का, भरोसा तो है सुबह तक के रुझान बीजेपी के फेवर में रविंद्र रैना के, क्योंकि वो उम्मीदवार है। वैष्णो देवी सीट को लेकर भी सामने आए थे जब रुझान, तो वहां पर भी बीजेपी आगे चल रही थी। अब क्या हो गया? तो मैंने तो देखिए आपको पहले ही कहा था सुरभि जी कि रुझान कुछ भी हो सकते हैं, नतीजा कुछ भी हो सकता है, और हमें अंत तक बिल्कुल धैर्य रखना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि जिस तरह से हमने काम किए हैं उस तरह से सरकार हमारे ही पक्ष में होगी। क्योंकि अगर जनता विकास के साथ नहीं है तो मैं नहीं मानती कि जनता को और क्या चाहिए। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि डबल इंजन की सरकार के लिए डबल ट्रबल हो रहा है इस बार? बिल्कुल भी नहीं, मुझे अभी भी मैं आश्वस्त हूं कि चीजें चेंज होंगी। देखिए, ये कोई फाइनल नतीजा नहीं है कि हम इतनी जल्दी हार मान जाएं। जिस तरह से हमने काम किया, आप देखिए जम्मू कश्मीर की पहले क्या स्थिति थी। अगर देशवासियों को अपने तिरंगे से प्यार नहीं है, जो उन्होंने लहराता हुआ बीजेपी के बाद देखा है, तो कैसे हो सकता है कि बीजेपी का साथ जनता ना दे। जनता में इतने काम हुए, आज आप देखें कि किस तरह से कनेक्टिविटी है, किस तरह से वहां पर रास्तों का, सड़कों का किस तरह से विकास हुआ है, और आज कितनी आजादी वहां पर जनता महसूस करती है। आशुतोष जी, देखिए, वादे दावे तमाम पार्टियां करती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। जनता की नब्ज को समझना, टटोलना, जानना उनके भीतर क्या है। क्योंकि हम पहले भी कहे थे, यदि हम जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं तो साइलेंट वोटर जो हैं वो बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे, और ये हो भी रहा है ऐसा। देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत रखता हूँ, इत्तेफाक रखता हूँ कि जो अभी वैशाली जी ने कहा भारतीय जनता पार्टी के बारे में, वो बहुत उम्मीद रखती हैं कि शाम तक परिणाम बदल सकते हैं। लेकिन अभी तक के जो रुझान दिखा रहे हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, उसमें दूसरी पार्टियां आगे, कांग्रेस पार्टी आगे नज़र आ रही है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो जितने भी कार्यकर्ता थे वो शायद पार्टी के लिए उतना काम नहीं कर पाए जितना उन्होंने पिछले इलेक्शनों में करा। उनकी कुछ उम्मीद रही होंगी अपने उम्मीदवारों से जिनके लिए उन्होंने कार्य करा, कुछ एक्सपेक्टेशन रही होंगी, किसी को कोई जॉब चाहिए होगा, किसी को कोई अपने इलाके में सुधार कार्य करना चाहिए होगा, जो उनके चुने हुए प्रतिनिधि उनको नहीं दे पाए, जिससे निराश होकर के भारतीय जनता पार्टी, नॉर्मली मैं मानता हूँ कि बड़ी संगठित पार्टी है और सब लोग संगठित होकर के पार्टी के लिए एकजुट होकर कार्य करते हैं, जिसके परिणाम हमने पिछले 2 लोकसभा इलेक्शन में देखे भी हैं। और अब इस तरह तीसरे इलेक्शन के टाइम जब विधानसभा का इन 2 राज्यों का इलेक्शन आ रहा है, उत्तर भारत में दोनों राज्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व रहा यहाँ पर, हरियाणा में खासतौर से, जम्मू कश्मीर की बात अलग है, लेकिन हरियाणा को देखते हुए पिछले 10 साल से जो खट्टर मुख्यमंत्री रहे, 9.5 साल के करीब उनका कार्यकाल था, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य करे, अच्छे व्यक्ति हैं।
आखिर के 6 महीने में मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, कुछ अपरिहार्य कारणों के वो क्या स्ट्रेटजी है यही देखना होगा। क्या वक्त रहते चीजों को स्मेल बीजेपी ने कर लिया था? 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, ये भी बीजेपी को कहीं ना कहीं पता ही था। चलिए इस बीच अपने तमाम दर्शकों को हम बता देते हैं इस वक्त रुझान जम्मू कश्मीर के क्या कुछ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के रुझान और हरियाणा के रुझान लगातार सामने आते जा रहे हैं। तो फिलहाल देखिए रुझान इस वक्त, तो फिलहाल देखिए ये हम जम्मू कश्मीर का रुझान आपको बता और दिखा रहे हैं। फिलहाल 90 सीटों को लेकर के बीजेपी जहां 22 सीटों पर इस वक्त आगे है, तो आईएनसी 54 सीटों पर और पीडीपी के पास 3 सीटें, अदर्स के पास 11। तो ऐसे में फिलहाल आप देखेंगे कि यहां पर भी कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसे ही बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और जम्मू कश्मीर इस बार कहीं ना कहीं चुनौती साबित कई पार्टियों के लिए होने जा रहा है। एक और जहां 46, क्योंकि वो आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा जिसे हम कहते हैं, बहुमत का आंकड़ा, उसे पार पा पाना इस बार जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा मुश्किल जरूर दिखाई देता है। तो क्या जम्मू कश्मीर की राजनीति में ट्विस्ट आएगा या नहीं आएगा? और अब ये रुझान हम आपको हरियाणा से जुड़े हुई दे रहे हैं बीजेपी को, जहां इस बीच देखिए बीजेपी के खाते में जहां 30 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं आईएनसी के खाते में 54 और अदर्स के खाते में 6 अब तक के रुझान बता रहे हैं। यानी 90 विधानसभा सीटें जम्मू कश्मीर में भी हरियाणा में भी, लेकिन हाल फिलहाल के रुझानों में दोनों ही जगहों पर इस बार आईएनसी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि डबल इंजन की सरकार के लिए डबल ट्रबल साबित हो जाए ये चुनाव, क्योंकि कई मुद्दे दोनों अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग पैमानों पर, और उसी को ध्यान में रखते हुए इस बार मतदान भी किया गया। दीपिका, जाहिर सी बात है राकेश जी देखिए लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, क्या लगता है राकेश जी यहाँ पर? तो राजेश जी, पहले राजेश जी से चले जाते हैं, क्योंकि राजेश जी किस वक्त इस बीच हमारे साथ देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं, राजेश जी भी, और राकेश जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तो उनके पास सबसे पहले कांग्रेस के पास जाते हैं। बिल्कुल, और यही जानना चाहेंगे कांग्रेस किस वक्त बल्ले बल्ले नजर आ रही है, क्या मानते हैं? देखिए आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता आए हैं वो कहते हैं हम जनता के बीच गए। अगर जनता के बीच गए तो सतपाल मलिक आपके ही गवर्नर थे, वो कह रहे हैं मुझे 200 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है, उस पर कार्रवाई करते हैं, बल्कि मैं सतपाल मलिक के यहाँ उल्टे इंक्वायरी करी, छापे डाले उनके यहाँ, और उनके यहाँ जो है सीबीआई आपकी सारी ईडी सब वहाँ गई, जबकि जाना जो रिश्वत दे रहे हैं उनके यहाँ जाना चाहिए थे। ऐसे ही अगर हरियाणा में देखेंगे, हरियाणा के किसान धरने पर अपनी बात कहने को तैयार थे, 750 किसान मर गए, आपने किसानों की सुनी नहीं, किसानों का अपमान करा, वो आतंकवादी तक बोला आपके लोगों ने। देखिए अगर आपका कोई नेता भी उनके घर गया हो, उनकी जो 750 के आसपास जो लोग मारे गए, ऐसे ही राहुल गांधी जी अमेरिका गए तो वहाँ 15 से 20 हजार लोग हरियाणा के नौजवान वहाँ नौकरी कर रहे हैं, अपनी पीड़ा बताई उन्होंने। और जब चुनाव में जब हरियाणा गए तो उन्होंने वायदा भी करा, मैं आपके परिवार में जाके आपकी बात कराऊंगा, क्योंकि इनके परिवार के लोग मान नहीं रहे थे कि ये जिंदा हैं क्या हैं। तो राहुल गांधी ने बात कराई, उनका परिवार रो रहा था। तो आप देखिए आपके ऐसे ही हमारी बहनें और जो है पहलवान थी, अरे कम से कम उनका दर्द समझते, बात करते हैं उनसे बात, और आपने एफआई तक लॉन्च नहीं करी, आपके नेता सारे बचाव में लगे रहे। तो ऐसे ही जो भ्रष्टाचार थे उसमें लगे रहे, आप जनता के बीच नहीं थे, आप बल्कि जो प्रदेश का भ्रष्टाचार था उसे मिटाने में लगे रहे। आपको जब लगा कि हम हार रहे हैं तो लोगों में एक ऐसा मैसेज जाए कि भाई हमने खट्टर जी को हरा दिया, जो भ्रष्टाचार और खराब काम किए थे हम दूसरे को लेके आए। जो हरियाणा के लोगों में दर्द था, जो हरियाणा के किसानों में दर्द था, जो हरियाणा के नौजवानों में दर्द था, जो हमारी बेटियों में और बहनों में जो दर्द था, वो सीएम बदलने से दर्द नहीं मिटता है। आप उनके दर्द में सम्मिलित होते, उनकी बात करते, तब ये चीज सामने आती। तो आप देखिए कांग्रेस से क्या, हरियाणा की जनता चुनाव लड़ रही है और जम्मू कश्मीर का भ्रष्टाचार चुनाव लड़ रहा है। आप देखिए दोनों जगह हारेंगे। और जम्मू कश्मीर में वैशाली जी ये तो सीधा सीधा इल्जाम हो रहा है, सीधा सीधा इल्जाम हो रहा है, बचाव तो करिए। सबसे पहले बस मैं एक ही बात इनको कहना चाहूंगी, जब 10 साल पहले और जनता ने बीजेपी को चुना था तो आपने कितने पहलवानों पर लाठियां चलवाई थी, आपने कितने लोगों को मरवाया था, आपने ऐसे क्या अत्याचार किए थे कि 60 वर्ष नहीं, ये बराबरी थोड़ी ना होगी कि आपने किया हमने किया। इसीलिए जब एक उंगली हम किसी पर उठाते हैं तो 4 उंगली हमारी तरफ उठ जाती है। दूसरी बात ये है कि देखिए बिकॉज द चेंजिंग लॉ ऑफ नेचर, कई बार क्या होता है कि जब एक चेहरा
एक सरकार 10 सालों तक रहती है तो जनता को भी लगता है कि चेंज चाहिए, बट जिस तरह के काम, मैं अभी भी यही कह रही हूँ कि मैं शाम तक कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं, क्योंकि मेरा मन ही गवाही नहीं दे रहा है। हम भी कार्यकर्ता हैं, हम स्टेटमेंट थोड़ी ना मांग रहे हैं वैशाली जी, हारने को स्वीकार नहीं है ना दीपिका फिलहाल। चलिए ठीक है, स्टेटमेंट नहीं मांग रहे हैं। इस बीच में मैं एक बार आम आदमी पार्टी का भी रुख करना चाहूंगी, फिर दोबारा हम आप लोगों के पास आएंगे, क्योंकि इस बीच हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता चिराग शेट्टी जी लंबे समय से बने हुए हैं। चिराग जी, हमने इससे पहले भी यही सवाल किया था और आपका चेहरा तो अब मायूसी के तहत में दिखाई दे रहा है। इतने मायूस क्यों है? खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है क्या हरियाणा में? और जम्मू कश्मीर की भी स्थिति अगर हम देखते हैं तो यहाँ भी आपकी पार्टी बहुत ज्यादा कमाल करती हुई नहीं दिखाई देती है, क्योंकि हरियाणा का सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं। आप हरियाणा मुफीद भी तो नहीं है चिराग जी पर भी, क्योंकि हम देखिए हम सीट को लेकर के कह रहे थे कि आप कुछ छोटी मोटी सीटों को लेकर भी तो दावा कीजिए कि हाँ आपके पास इतनी सीटें जा रही है, वो आंकड़ा नहीं दे पा रहे, मायूस क्यों है? अच्छा पछतावा है क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन ना करने का? नहीं, मायूसी नहीं है। हमने चुनाव लड़ा, हम अपना मॉडल लेके हरियाणा की जनता के पास गए और कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता ने अगर उसे अभी पसंद नहीं किया, कोई बात नहीं, हम फिर जाएंगे। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी का काम है चुनाव लड़ना, तो हम अपनी पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी आखिरी जो डिसीजन है वो तो जनता का होता है। रही बात कांग्रेस के साथ जाना है नहीं जाना, देखिए वो हमारे शीर्ष नेताओं का डिसीजन था, उन्होंने नहीं किया। हमने 90 सीटों पर चुनाव लड़ा और कहीं ना कहीं हमने संगठन के लिए काम किया। हमारा संगठन आज तैयार हुआ है, कई परिवार हैं जो आज आकर हमारे साथ जुड़े हैं। तो अब हर बार वो दिल्ली वाला मैंडेट हर जगह नहीं हो सकता ना कि जहाँ चुनाव लड़े वही हम कह रहे हैं, हर बार वो है ना, वो सिस्टम नहीं हो पाता। क्षेत्रवार भी सिस्टम बदलते हैं जो बदलने चाहिए, और शायद अभी और नब्ज टटोलनी होगी आम आदमी पार्टी को हरियाणा की, चूंकि लोकसभा चुनाव में भी जो नतीजा आया, एक सीट थी वो भी आपके फेवर में आई नहीं। बहरहाल चलिए आगे बढ़ जाएंगे। आशुतोष जी, ये जो चीजें दिख रही हैं, हार जो दिख रही है, ये कैसे देखें हम? चूंकि बीजेपी के लिए तो बहुत कह सकते हैं कि स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या फिर हरियाणा हो। चलिए हरियाणा में हम कह सकते हैं 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, सवाल तो यहाँ उठ गया। देखिए दीपक, मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकारा। पहली दफ़ा भारतीय जनता पार्टी अपना वहाँ पे कदम जमा पाई, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि हम देख रहे हैं, जिस तरह के चुनाव परिणाम अभी तक आ रहे हैं, अभी शुरुआत है, लगभग 1 घंटा 40 मिनट का समय हुआ है, चुनाव परिणाम बता रहे हैं दोनों जगह पर कांग्रेस पार्टी अपना वर्चस्व बनाए हुए और कांग्रेस पार्टी ने अपनी लीड अच्छी तरह से बना रखी है। बीजेपी दोनों स्टेट में, राज्य हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में काफ़ी पीछे चल रही है। अगर यही परिणाम रहते हैं शाम तक, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, अभी अनिश्चितता का दौर है, अभी इस समय में कोई भी किसी भी पार्टी के बारे में कहना ठीक ना होगा। लेकिन जिस तरह के रुझान हरियाणा में दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से अपनी सरकार बनाने में सफल होगी। और मुख्यमंत्री भी ये कह चुके हैं कि अगर हारते हैं तो इसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर होगी। शुरू में ही हथियार डालना, मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। इस तरह का विवादित बयान उनको नहीं देना चाहिए था, कुछ समय तक इंतजार करते, उसके बाद जो परिणाम आता जनता भी जानती है और वो भी कह सकते थे। लेकिन इतनी जल्दी उनका इस तरह का बयान देना मुझको बड़ा अजीब सा लगा कि शुरू में ही हथियार डाल दिए। ठीक है आशुतोष जी, लौट रहे आपके पास। इस बीच हमारे साथ सोहित शर्मा जी, पीडीपी प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सोहित जी, सबसे पहले तो पीडीपी की स्थिति हम जम्मू कश्मीर के लिहाज से भी समझना चाहते हैं, क्योंकि पहले के मुकाबले तो हम देख रहे थे कि पिछली बार अच्छा प्रदर्शन हुआ था, बीजेपी के साथ गठबंधन भी हुआ, लेकिन धारा 370 हटने के समय गठबंधन भी टूटा और अब अकेले चुनावी मैदान में। और रुझानों की बात कर ले तो रुझानों में भी पीडीपी बहुत शानदार प्रदर्शन करती हुई नहीं दिखाई देती। इल्तिजा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती की बेटी का भी बहुत शानदार प्रदर्शन नहीं दिखाई दे रहा, तो कहाँ पिछड़ रही है पीडीपी? देखो, बात ऐसी है कि हमें इस बात को समझना होगा कि 5 अगस्त 2007 से जो हालात जम्मू कश्मीर में बने, कि लोगों का जो विश्वास है शायद कहीं ना कहीं हम पीछे हट गए हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम जनता की जो वोटिंग है उसको मदद करते हैं। आप क्या कर सकते हैं? आप जनता ने जो फैसला लिया उसको स्वीकार करते हैं। अब जहाँ पे जनता ने रखा है हम उसको रुझान सामने आ रहे हैं। उन रुझानों में हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर कांग्रेस अभी से खुश
खुशी जाहिर करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा का टेक जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि अब तक के रुझानों में वो भी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं और एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस पार्टी की ओर से, क्योंकि पूर्व में सत्ता उनके पास पूरी तरीके से रह भी चुकी है। और इस बीच अनिल विज क्या कह रहे हैं, जरा ये भी जान लीजिए। जलेबियों की फैक्ट्री का दरवाजा खोला नहीं है, पता नहीं खुलता नहीं खुलता। अच्छा मिल साहब, कल बड़े रिलैक्स मोड में आप थे, गाना गा रहे थे, जिंदगी का साथ निभाता चला गया। आज भी कोई गाना हो जाए आज के मौके के हिसाब से? आज के मौके से क्या समझ, ये हंसता हुआ कारवां जिंदगी का न पूछो चला है किधर, तमन्ना यूं ही साथ चलते रहे, खत्म हो न कभी ये सफर। सब जो अभी से कांग्रेस के अंदर जो है वो सीएम को लेकर स्टार्ट हो गया है। हुड्डा साहब ने कहा है ना मैं टायर्ड हुआ हूँ ना मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। ऐसी बात अक्सर मैंने बुजुर्गों को कहते सुना, जो जवान होते हैं वो ऐसी बात नहीं करते। तो सर मुख्यमंत्री आवास में नजर आएंगे आप अपने? अगर हरियाणा की जनता चाहेगी और हाई कमांड का आशीर्वाद तो जरूर आएंगे, अभी तो दूर नहीं लग रहा। तो आज हम भावी मुख्यमंत्री से बात भाई इकट्ठा ही कर लो, कल्ला कल्ला नहीं। देखो देखो सर एक एक कर लेते हैं सर, बच्चे को दे दीजिए सर, बच्चे तो फिलहाल अनिल विज को सुन रहे थे आप, और अनिल विज अभी भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उन्हें भरोसा है कि उन्हें जीत मिलेगी। लेकिन ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरह अलग अलग जगहों पर कांग्रेस ने अभी से ही खुशी मनाना शुरू कर दिया। और जलेबी जो एक गंभीर मुद्दा बन गया था, बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया भी था, वही जलेबियां बांटकर कांग्रेस इस वक्त खुशी मना रही है। और एक बार फिर से अनिल विज को सुनाते। मुझे तो लगता है ठीक आएगा। तो आप अभी भी अनिल विज जी, आप अभी भी नंबर बदल गए, कम नहीं इस बार क्या कि तो पहलवानों की आज नाराजगी है क्या? देखो ऐसा है, पहलवानों की नाराजगी वगैरह किसी एक अद्धे हल्के पर उसका असर हो सकता है, सारे हरियाणा में उसका असर नहीं है। कांग्रेस तो हर चीज़ को बुलाने की कोशिश करती है। कांग्रेस करती है नफरत की राजनीति, तो वो मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बेचती है। कांग्रेस मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बेचती है, इसलिए वो इस प्रकार के करते हैं। ठीक है, नाराजगी होगी, किसी की होगी, और उसका कहीं ना कहीं एक दो हल्के पर फर्क भी होगा, पर उससे सारे चुनाव में फर्क पड़ गया, ऐसा मैं नहीं मानता। इस बार ट्रेंड चेंज हो गया, लड्डू की जगह कांग्रेस जो है वो जलेबियां बांटने पे आ गई है जब से राहुल गांधी ने जलेबी। नहीं, अभी फैक्ट्री खोली नहीं राहुल गांधी जी ने, अभी उसका ताला लगा हुआ है। देखते हैं, अभी वो उठे होंगे, आएंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, फिर जनरेटर स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें से धुआं निकलेगा, फिर देखते हैं जलेबी आती है। सब इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में अभी भी बीजेपी आगे चल रही है। हाँ, ऐसे ही रहेगा, आप देखना। अभी ये जो है ना, जिस वक्त ये रिजल्ट बताए जा रहे थे उस वक्त अभी पोस्टल बैलेट गिने भी नहीं गए थे। उस वक्त तो पोस्टल बैलेटों की स्कैनिंग हो रही थी, प्रोसेस है। पहले पोस्टल बैलेट खुलते हैं, फिर उनकी स्कैनिंग होती है, फिर काउंटिंग होती है। अब एक राउंड खुल चुका है, दूसरे पर गिनती हो रही है। ठीक है ना जी? जिस तरह के ट्रेंड आप श्योर हैं बीजेपी की सरकार बन जाएगी अंत में जब नतीजे आएंगे? क्योंकि अभी आगे हो गई है बीजेपी, 38 पर बीजेपी है, 31 पर कांग्रेस है, इलेक्शन कमीशन। हाँ, बिल्कुल 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 हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी विल फेयर वेल। सर आप काउंटिंग सेंटर पे नहीं गए, काफी रिलैक्स लग रहा है। नहीं, मैं कभी नहीं जाता, मैं तो सर्टिफिकेट लेने जाऊंगा, उसी वक्त ही जाता हूँ मैं। मेरा चुनाव मेरे कार्यकर्ता लड़ते हैं, मेरे शहर की जनता लड़ती है, और जश्न भी मेरे शहर की जनता ही मनाती है हर बार। मैं तो शामिल हो जाता हूँ। मुख्यमंत्री फिलहाल देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के रुझानों पर अनिल विज का बड़ा बयान।
आला कमान ने चाहा तो मैं सीएम बनूंगा। देखिए अनिल विज कहते नजर आए हैं, एक बार फिर से अपनी दबी हुई चाहत अनिल विज ने सामने रखी है। अनिल विज कहते थे कि देखिए हमेशा मैंने सामने से कुछ मांगा नहीं, लेकिन मैंने मना भी नहीं किया। और देखिए फिर अनिल विज ने कहा, जो कि अभी पिछले देखा आपने कि अंबाला कैंट से वो कहीं ना कहीं पीछे चल रहे थे, लेकिन इस बीच अभी उनसे जाना गया है कि क्या बताओ सीएम उनको चुना गया तो क्या वो बनेंगे। तो फिलहाल अपनी इच्छाओं को जाहिर करते नजर आए हैं अनिल विज। और इस बीच एक और बड़ी खबर हरियाणा से सामने आ रही है। हरियाणा चुनाव में कांटे की टक्कर, बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। पहली बार उजालों में बीजेपी को बढ़त मिली है। हरियाणा में कांग्रेस से आगे निकल चुकी है बीजेपी। तो ये एक बड़ा अपडेट। और फिलहाल मैं खिलखिलाता हुआ चेहरा वैशाली जी का जरूर देख पा रही हूँ, क्योंकि वैशाली जी हम अब तक तो देख रहे थे कि बीजेपी पीछे चल रही थी, अब रुझानों में बीजेपी आगे आ चुकी है, क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमने जितने काम किए, आप देखिए ऐसा कैसे हो सकता है। सुरभि जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि संसद में राहुल गांधी जी ने कहा था हिंदू मतलब हिंसा हिंसा हिंसा, हिंदू आतंकवादी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम सब हिंदू हैं? जब सवाल हम सबके अस्तित्व पे उठता है, हम सबके चरित्र पे उठता है कि हम आतंकवादी हैं, हम हिंसा फैलाते हैं, तो हम कैसे उसी पार्टी को स्वीकार कर सकते हैं? हम कैसे उस पार्टी को स्वीकार कर सकते हैं जिसने हरियाणा में सिर्फ लूट की राजनीति की है? हम कैसे, हमारे कार्यकर्ता कैसे उस पार्टी को आ रहे हैं? वैशाली जी, राकेश जी लगातार जुड़े हैं और मैं उनके पास नहीं आई हूँ। राकेश जी, अप्स एंड डाउन बना हुआ है, मानो क्रिकेट चल रहा हो। हालांकि यही खूबसूरती लोकतंत्र की होती है और ये हम देख रहे हैं। फिलहाल क्या लगता है? जी, मैं तो पहले सुरभि जी की हिम्मत की दाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये अब इनके चीफ मिनिस्टर साहब तो हिम्मत हार चुके हैं, ठीक है, वो उन्होंने बोल दिया कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन सुरभि जी जैसे वैशाली जी जैसे कार्यकर्ता इन्होंने हिम्मत रखा हुआ है। और देखिए अभी बीच में नतीजे भी चेंज हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता नतीजे अगर अभी चेंज हुए हैं तो अभी और आगे हिम्मत का जिक्र करेंगे तो कहते ना हिम्मत मर्दा मर्द खुदा, तो भैया वैशाली जी तो चाहती नहीं है। तो ये इनके मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए था ये हिम्मत, वो तो बीच में। वैशाली जी अपने मुख्यमंत्री का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अब जो भी कह रही है तो पार्टी के बिहाफ पे मुख्यमंत्री जी आप नहीं माना ना कि बहुत जल्द मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई कम सीटें आएंगी, जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। देखिए मैं वक्त रुक जाते ना। देखिए मैं कहूँगा मुख्यमंत्री जी का बयान बहुत जल्दी आ गया, थोड़ा वेट करना चाहिए था। व्हाटएवर द आउटकम इज, आउटकम वुड हैव बीन क्लियर बाय 3 o'clock। और बाकी इस बात पे मैं राकेश जी आपका धन्यवाद भी करती हूँ, और इस बात पे मैं सिर्फ इतना कहूंगी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी थी। बड़ी खबर इस बीच हरियाणा में कांग्रेस से आगे निकली है बीजेपी। हरियाणा चुनाव में कांटे की टक्कर फिलहाल देखने को मिल रही है। ठीक है राकेश जी, आपके पास मैं लौट रही हूँ, माफी के साथ यहाँ रोकूंगी, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इस खबर के बाद से कांग्रेस का भी टेक जानना। वैशाली जी का तो मन हमने पढ़ लिया और उनके चेहरे पर वो मुस्कान भी दिख रही है हमें। अब राजेश जी क्या कहेंगे, अभी भी उम्मीद है जीत की? बिल्कुल 100%। जो सारे टीवी चैनलों ने दिखाया उससे भी ज्यादा। अनिल विज को सुना ना आपने, आप देखिए मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बेच रही है कांग्रेस। देखिए नफरत का सामान तो भारतीय जनता पार्टी बेचती है। हाँ। अभी ये कह रहे हैं राहुल गांधी हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं, राहुल गांधी ने कब कहा? दूसरा क्या है, ये वो लोग हैं जो भारत के तिरंगे को जलाते थे, ये वो लोग हैं भारत के संविधान को जलाते थे। और आज ये कहते हैं, इनकी जो सांसद कहती हैं कि जो है देश की जो आज़ादी है भीख में मिली है। अभी उन पर FI लॉन्च भी हुई है और उन पर तारीख भी मिली है उनको। तो ये वो लोग हैं, मैं ये कहना चाहूंगी, देश के शहीदों का अपमान करने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपनी लाखों लोगों ने अपनी प्राण दे के राजेश जी आप इस पर बिल्कुल गलत है। आपकी जो पार्टी है ना वो फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने में कितनी आगे है, कांग्रेस जनता अच्छे से जानती है। आप वही पार्टी है जिसने कारगिल युद्ध को कभी मनाया ही नहीं। आप शहीदों की बात करते हैं, शहीदों का मतलब जानते हैं क्या है? जो कुर्बानी देने वाली पार्टी है, शहीदों पर उंगली उठाई, जो शहीदों की वीरता पर उंगली उठाई, आप कहते हैं शहीद। देश में नफरत पैदा आप नफरत, हम नहीं, नफरत आप पैदा करते हैं, हम नहीं, नफरत आप पैदा करते हैं, मुस्लिम में बांटने वाले आप। अच्छा ठीक है, को लड़ाने वाले लोग हैं ये।
अब देखिए कांग्रेस पार्टी देश को जोड़ने वाली पार्टी है। अच्छा जी, बहुत देश को खूब, जोड़ने के बहुत ही खूब। 1947 कांग्रेस जातिवादी जनगणना का जिक्र क्यों करती है राजेश? सुरभि जी इस बात का जवाब मैं ही नहीं दे देती हूँ कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तब तो देश क्यों बता, और इसलिए जनगणना भी जरूरी है, इसलिए कहती है। देखो बांटने की राजनीति जनगणना जरूरी है या जातिवाद जरूरी है कांग्रेस के लिए? जातिवाद जनगणना से हमें अब ऊपर भी उठना चाहिए ना। हिंदू मुस्लिम खत्म करवाइए, यही हम कह रहे हैं। आप विकास की बात करिए। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। वैशाली जी, राजेश जी, राकेश जी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जनता का आदेश। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे हम। चरित्र और चेहरे में फर्क है।